नमस्कार, 7 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष रोधी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनवमी आज, राम भक्ति में डूबी अयोध्या और समूचा प्रदेश। रामनवमी की पूर्व संध्या पर ही रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की देशवासियों को दी बधाई। कहा, भगवान राम का जीवन प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण के लिए कैबिनेट ने किया कानून में संशोधन। राज्यपाल ने दी मंजूरी, तत्काल जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश के 35 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं से किया था वायदा। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा मामले में सिविल जज ने शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन निरीक्षण किए जाने का दिया निर्देश। 17 अप्रैल तक पेश करनी होगी रिपोर्ट। और खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। आज रामनवमी है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रकाश उत्सव का दिन है। रामनवमी शुक्ल पक्ष को भगवान राम का दिन 12 बजे उनका जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या पूरी तरह से भक्ति में सराबोर है। एक तरफ कनक भवन में जहां भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं राम जन्मभूमि स्थान पर भी भगवान राम के अस्थायी मंदिर में भी भक्तों ने भक्तिपूर्ण ढंग से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। श्रद्धालुओं की अपार संख्या न केवल अयोध्या में ही बल्कि रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रामनवमी की पूर्व संध्या से ही श्रद्धालुओं का आना अयोध्या और रामलला मंदिर में शुरू हुआ। 1,76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर ही रामलला के दर्शन किए। गौरतलब है कि यह आखिरी रामनवमी है जब रामलला अपने अस्थायी स्थान पर है, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषित किया कि अगले मकर संक्रांति के बाद भगवान रामलला नवनिर्मित गर्भगृह में विराजमान होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया। इस अवसर पर बतौर गोरक्षा पीठेश्वर गोरखनाथ मंदिर में 9 कुमारी कन्याओं और 1 बटुक भैरव की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना किया। पूजा के लिए कन्याओं को मंदिर प्रबंधन की ओर से आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। उन्होंने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मां भगवती के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं और 1 बटुक भैरव के पांव पखार कर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों को भी उसी श्रद्धा भाव के साथ भोजन कराया गया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को टीका लगाकर, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाया और आरती उतारी। मुख्यमंत्री एक एक करके सभी कन्याओं के पास गए और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा। और अब बात करते हैं चित्रकूट की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्रकूट से गहरा नाता है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष यहां बिताए थे। यहां के कण कण में भगवान श्री राम समाये हैं। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। रामघाट स्थित भरत मंदिर सहित अन्य मठ मंदिरों में 12 बजते ही मंदिर के घंटे, घड़ियाल, साथ भय प्रकट कृपाला दीनदयाला की आवाज सुनाई देने लगी। चित्रकूट के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले ग्रंथ श्री रामचरितमानस को पूर्ण किया था। 11 वर्ष निवास किया, तपस्या की, हिंसक जंतुओं के बीच में निवास किया, कंटकाकीर्ण भूमि में निवास किया और उसकी साथरी में विश्राम करते थे। तो ऐसी भूमि का महत्व और अधिक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। अयोध्या का महत्व तो है ही है, पर चित्रकूट का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी क्रम में आज के दिन में 11 लाख
दीप प्रज्वलित करके जनता जनार्दन बिना शासन का किसी प्रकार का सहयोग लिए जनता जनार्दन आज जो है 11 लाख दीप प्रज्वलित करके और चित्रकूट में महोत्सव मनाएंगे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में इस बार नवरात्र में प्रदेश सरकार द्वारा कई नई चीजों की शुरुआत की गई, जिसमें विंध्य महोत्सव, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विंध्याचल मंदिर में 9 दिन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने दर्शनार्थियों को कोई भी असुविधा न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा है। इस बार प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के विशेष सहयोग से कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस बार नवरात्र में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। विंध्य महोत्सव में 9 दिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। और पूरे देश में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जालौन के मुख्यालय उरई में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादाद में राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए, जो कि राम धुन पर जमकर थिरके। वहीं इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद रही। शोभा यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने अपनी सहभागिता दी। आज चौरसी मंदिर जी के द्वारा जो महाराज जी हैं, आज यहाँ इस मंदिर में भगवान राम का, श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और आज हमारी नवदुर्गा है, नवदुर्गा का ओपन भी है। और विशेष रूप से यहाँ से एक शोभा यात्रा जो निकाली जा रही पूरी नगर में भ्रमण करेगी और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सब बिल्कुल भगवान उन्हें समृद्धि दे, सबको खुशहाली रखे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और नवरात्रि के अंतिम दिन गोंडा जिले में सिद्धपीठ महनौन स्थित मां पटमेश्वरी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोग यहां प्रसाद चढ़ाते, मुंडन कराते, कथा भागवत सुनते व भंडारा करते हैं। इस स्थान के बारे में पुराणों में वर्णित इस श्लोक से पता चलता है कि एक बार अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने जाते समय भगवान शंकर माता सती के साथ इसी महनौन स्थित मां पटमेश्वरी के स्थान पर गुप्त रूप से रात्रि निवास उन्होंने किया था। इसी कारण यह स्थान गुप्तेश्वरी देवी आज मां पटमेश्वरी के नाम से विख्यात हुआ है। भगवान शंकर ने अयोध्या से प्रयाग होते हुए महर्षि अगस्त्य आश्रम में जाकर राम कथा का रसपान भी किया था। ये मंदिर माँ पटमेश्वरी देवी जी का मंदिर है। यहाँ की बहुत मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है, सच्चे दिल से जो भी आप मांगे वो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा अपनी पूरी करने के लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं। ये माँ पटमेश्वरी माता का मंदिर है और यहाँ जो सच्चे दिल से मांगता है कोई भी चीज, उसका जो है मनोकामना पूरा हो जाता है। और हम लोग यहाँ कई बार आ चुके हैं और सच्चे दिल से हम लोग मानते हैं और सारा काम पूरा हो जाता है। यहाँ ये पाटेश्वरी देवी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका इतिहास 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को भारी भव्य मेला लगता है। वैसे तो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में इसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। जनपद के अलावा
दूर दराज के जनपदों के लोग भी, श्रद्धालु भी आते हैं, दर्शन करते हैं और माता रानी उनकी मनौतियां पूरी करती हैं। शुभ सोमवार को प्रतिदिन मेला लगता है। चैत्र नवरात्र और कुआर नवरात्र में अपार भीड़ जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से हो रहा है। जो लोग अपनी मनौती हृदय में लेकर आते हैं, माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। इसलिए ये माता जो है बड़ी ही दयालु है। माँ का हृदय ही दयालु होता है। यहाँ जो लोग अपने मन में जो श्रद्धा लेकर आते हैं, मनौती करते हैं, मन्नत करते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। और अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा है, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से जालिम। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया है। अब राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में जरूरी संशोधन किए जाने संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। देर रात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही गुरुवार को सरकार मेयर व अध्यक्ष की सीटों का अंतिम आरक्षण जारी कर सकती है। अधिनियम में संशोधन के बाद मेयर और अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को 2 दिन में अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया था। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 35 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने का निर्णय किया। इसे खरीदने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर हमें कुछ कानूनी संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि आयोग ने कुछ नई बातें कही हैं। उन बातों के मद्देनजर हमारे जो 2 अधिनियम हैं, एक नगर पालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है, हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उन संशोधनों को करने के लिए हमने आज मंत्रिपरिषद से ऑर्डिनेंस करने की मंजूरी मांगी थी और माननीय मंत्रिपरिषद ने उस ऑर्डिनेंस को करने के लिए अपनी सिफारिश की है। आगे की बात जब ऑर्डिनेंस हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे और संभवतः हम कल आपको और भी जानकारी देने में हम समर्थ हो पाएंगे। और श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में अब सबसे पहले शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन निरीक्षण होगा। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू सेना के वाद पर यह आदेश देते हुए 17 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अदालत ने इससे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब न्यायालय का अमीन विवादित स्थल का निरीक्षण करेगा। अमीन निरीक्षण का मूल आदेश 8 दिसंबर को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने दिया था। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने उन्हें सुने बिना आदेश जारी किए जाने पर आपत्ति की थी। कमेटी को सुनने के बाद आज वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने पूर्व का आदेश बहाल कर दिया। फैसला दिया है कि शाही ईदगाह परिषद में सरकारी अमीन भेजा जाएगा और वो 17 अप्रैल तक नक्शा सहित पूरी विधिवत रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। ये फैसला लगभग 2 वर्षों के बाद आया है। सभी सनातनी हिंदुओं में खुशी की लहर पहुंच गई है। सभी सनातनी हिंदू ब्रजवासी आज बहुत खुश हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस की
प्रथम सीढ़ी आज पास हो चुकी है। पहले अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, अब मथुरा में बारी है, अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यह प्रथम सीढ़ी पास हो चुकी। और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की रामपुर की, स्वारा और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर 10 मई 2023 को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की घोषणा 13 मई 2023 को होगी। निर्वाचन आयोग से जारी उपचुनाव के कार्यक्रम के अनुसार रामपुर की, स्वारा और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट के लिए 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल और नाम वापसी की तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है, जबकि मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर अपना दल एस के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन से सीट खाली होने पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और सोनभद्र जिला मुख्यालय पर स्थित एक होटल परिसर में आज श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव ने जन्मोत्सव पर सोहर और पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र के मसाने की होली सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि हम प्रभु राम और उनके चरित्र को जानें और उस पर अमल करें, क्योंकि हम जिस संस्कृति को लेकर चले हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें प्रभु राम जैसा धैर्यशील, क्षमा, समुद्र और जैसा शांत स्वभाव भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें अपने बच्चों को भी सिर्फ राम का नाम नहीं बल्कि उनके गुणों को बताकर उनके अंदर एक बेहतर संस्कार पैदा करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझ सके और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। आदर्श भगवान श्री राम का वह जीवन चर्चा था, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। उस मर्यादा को पालन करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब जब हम किसी ऐसे विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ेगा जहां भगवान श्री राम का साहस हो। और फतेहपुर की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनमानस की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरा देश रामनवमी का पावन पर्व मना रहा है। यह पर्व हमारी आस्था का पर्व है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजूपाल हत्याकांड पर बयान देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी करने वाले डरने लगे हैं, यही राम राज्य है। इन्होंने जिंदगी भर डराया है, लोगों को भयभीत किया है। जिन लाखों बहनों के माथे का सिंदूर उजाड़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी राजूपाल की हत्या में जितने भी गवाह थे उनको डराया धमकाया। देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी करने वालों को डर पैदा ही होना चाहिए। अभी तक जनता डरती रही है, योगी जी की सरकार आने के बाद अब गुंडागर्दी करने वाले डरने लगे हैं, यही है। और बस्ती में मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में जिला योजना की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास को लेकर चर्चा हुई। बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के सवाल पर कहा कि बाकी नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए कि किसी पर अमर्यादित टिप्पणी न करें। मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है। हमारी सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर है और इसलिए जब हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण सूची के चुनाव कराने का आदेश दिया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। ओबीसी और दलितों के आरक्षण के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। रणनीति पूरी साफ है। शासन आरक्षण पहले तो चूंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार चुनाव कराए, आरक्षण हटाते हुए कराए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं, हम बिना ओबीसी के आरक्षण के, दलितों के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी भी दे दी है। अब सरकार ने कल अपना कैबिनेट मीटिंग में भी पास कर दिया है और निश्चित तौर पर शीघ्र ही चुनाव की तिथियां आएंगी। आरक्षण 27% और दलितों का जो आरक्षण है वो नियमानुसार आरक्षण, हाँ दलितों का 23%, 27% और शेड्यूल ट्राइब जितना भी
आरक्षण है वो सबको मिलेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की। और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम। और पीएसी के जवानों द्वारा गंगा को निर्मल बनाने और स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के जनपद हापुड़ के ब्रजघाट पर आज गंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यह यात्रा बिजनौर, बैराज, बुलंदशहर के बंसी घाट, बदायूं, कसला घाट, कानपुर के ड्योढ़ी घाट, फतेहपुर के ओम घाट, प्रयागराज के संगम होते हुए वाराणसी में समाप्त होगी। पीएसी के अपर पुलिस महानिदेशक अमित चंद्रा यहां ब्रजघाट पहुंचे। उन्होंने गंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। 44वीं वाहिनी पीएसी के कंपनी कमांडर सचेंद्र पटेल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि गंगा को कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे गंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर सके ताकि गंगा स्वच्छ रहे। मुख्यालय के निर्देश पे आज ब्रजघाट जनपद हापुड़ में पीएसी के द्वारा गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के बारे में, घाटों की साफ सफाई वगैरह की गई और उसके बाद मुख्य अतिथि हमारे एडीजी महोदय के द्वारा गंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य है कि गंगा को कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे उसमें लोगों को जागरूक कर सके ताकि गंगा स्वच्छ हो। और प्रदेश सरकार की ओर से 16 से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत जनपद कानपुर देहात में जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा आयोजन किया गया। समिति के संयोजक के रूप में वन विभाग की ओर से जनपद में नदियों के संरक्षण, स्वच्छता व जन जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत निगोही स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम के पास यमुना की सहायक सेंगुर नदी तट पर महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिलाधिकारी नेहा जैन ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों से नदियों में जल संरक्षण की अपील की। ये तपोस्थली है, दुर्वासा जी ऋषि जी ने यहाँ पर तपस्या की और बड़ा प्राचीन काल से जुड़ा स्थल है ये। यहाँ पर यहाँ पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था है। तो जो गंगा स्वच्छता अभियान के चलते पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख से लेके 31 मार्च तक का चलाया था, उसी के तहत जिलाधिकारी कानपुर देहात की तरफ से और हमारे डीएफओ और सीडीओ मैडम की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को एक संदेश दिया गया कि हमें नदियों की जो लाइफलाइन है इनको स्वच्छ रखना है और जल का संचयन करना है। पूरी तरह से इस कार्यक्रम को से लोगों को जोड़ने का जो अभियान है वो सरकार कर रही है, उसी के तहत अधिकारी काम कर रहे हैं। और जनपद हमीरपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाए, इसके लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्ना गौ वंशों को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए, वहां पर चारा, पानी, भूसा आदि समुचित व्यवस्था रखी जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में संजीवनी ऐप के यूजर आईडी और पासवर्ड न देने पर उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से, रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी है। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवासी
और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित किए जाने के बाद लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम और अभियानों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति की दृष्टि से आगामी सभी चुनाव में पार्टी सफलता प्राप्त करेगी, इसका संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी पदाधिकारी सभी नगर निगम और नगर पंचायत जाएंगे और सरकार के कामों का ब्यौरा जनता के बीच रखेंगे। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को एक राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने अंतिम रूप से दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगर ये क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे। और हरदोई की पहली ग्राम न्यायालय का संडीला में आज लोकार्पण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष अवस्थापना समिति न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता द्वारा वर्चुअल तरीके से और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन, प्रशासनिक न्यायमूर्ति हरदोई द्वारा संडीला तहसील परिसर में स्थापित ग्राम न्यायालय एवं जैजी आवास का लोकार्पण किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इसकी बहुत दिन से आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति अब हो रही है। संडीला तहसील परिसर में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने कहा कि संडीला में स्थापित इस न्यायालय से संडीला और आसपास के क्षेत्र के गरीब और निचले तबके के लोगों को न्याय मिल सकेगा। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। रामनवमी आज, राम भक्ति में डूबी अयोध्या और समूचा प्रदेश। रामनवमी की पूर्व संध्या पर ही रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की देशवासियों को दी बधाई, कहा भगवान राम का जीवन प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण के लिए कैबिनेट ने किया कानून में संशोधन। राज्यपाल ने दी मंजूरी, तत्काल जारी हो गया अधिसूचना। प्रदेश के 35 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं से किया था वायदा। और श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा मामले में सिविल जज ने शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन निरीक्षण किए जाने का दिया निर्देश। 17 अप्रैल तक पेश करनी होगी रिपोर्ट। तो 7 बजे के समाचारों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।